नमस्कार। तो कॉइन D6 के साथ मिलकर हम दो चीजें लेके आते हैं। आज हमारे साथ तो विक्रांत होंगे जिससे हम बातचीत करेंगे। वो फंडामेंटल ही हमको सब चीजें बताते हैं और उनसे पूछते भी हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन वो फंडामेंटल और टेक्निकल के दोनों के अच्छे जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ कुशाग भी होंगे जिससे हम बातचीत करेंगे और आज हम फिर से टेक्निकल चीजों के बारे में सोचेंगे। और सचिन जैन भी होंगे इनफैक्ट आज हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। और सचिन के साथ तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का है। सबसे पहले हमने जब टेक्निकल सचिन के साथ ही शुरू किया था और बहुत मजा आया था उनके साथ बातचीत करके। दोनों आज के मेहमान आज हमारे साथ जुड़ जाएंगे जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। खैर, उससे पहले मैं आपको जरा एक बार अपनी स्क्रीन को वापस से दिखा देता हूँ। आप जरा स्क्रीन को देखिएगा। मार्केट जो पिछले 2-3 दिन से कहना चाह रही थी वो साफ साफ दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या कहना चाह रही थी कि थोड़ा साइडवेज हो सकता है सब कुछ। साइडवेज बिटकॉइन, साइडवेज ऑल्ट कॉइन, साइडवेज थोड़ा बहुत मोमेंटम, ये सब कुछ आपको थोड़ा साइडवेज दिख सकता है। अब आप बीटीसी को ही चेक करो। आप ये मैं बीटीसी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 14 लाख के आसपास आकर रुक गया है। 15 लाख को हमेशा एक किसी डिस्टेंस पे हमेशा छोड़ के आता है। ये साइडवेज जो हम आपको बात बता रहे थे, आपको मैं जरा चार्ट फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आप ये देख पाएंगे। ये सारे मोमेंटम हमने डिस्कस किए हुए हैं। विक्रांत और सचिन तो इसके खैर गवाह हैं। सचिन को अच्छी तरह से याद होगा कि जब हमने 12 लाख पार किया था तो हम ये बात कह रहे थे कि सर ये 12 लाख पार करेगा तो एक अच्छा आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको जरूर 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 मिलेगा। खैर, वो हम आज फिर से उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। अब आते हैं बात बीटीसी की। बिटकॉइन के अंदर पूरी तरह से एक रेंज हम जो पहले सोच रहे थे कि हाँ एक मिल जाएगी वो हमको मिली। कल एक स्टीप फॉल भी मिला 360 का। कल हम कुशाग से बात भी कर रहे थे कि कुशाग के अपना हम एक ऑर्डर डाल के रखे 362 का। आप यकीन मानेंगे जिन्होंने भी ऑर्डर्स डाल के रखे 362 के, उनको एक झटके में माल मिल गया। एक बड़ा ब्लिप आया और 362 ही मार के गया। 350 का उसने बेस बनाया और उसको ब्लिप के साथ उसको बड़ा बेनिफिट मिला और वो आज वापस से 14 लाख के ऊपर आ गए। बीटीसी की या बिटकॉइन की स्टीम खत्म हो गई है? क्या ये अभी और चल सकता है? अभी कहना मुश्किल है। अब एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। जैसे आप निफ्टी इंडेक्स को देखते होगे ना, आपको निफ्टी दिख रहा होगा कि हाँ एक करेक्शन के बाद साइडवेज हो गया है। टिपिकली थोड़ा सा साइडवेज वाले साइन दिख रहे हैं। ये हमने पहला साइडवेज नोटिफाई किया था, सेकंड साइडवेज नोटिफाई किया था, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो गया। ये हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी बराबर कि अगर ये इसके ऊपर चला जाए तो फिर आपको थोड़ा बहुत और मूवमेंट मिला। अभी फिर से मैं आपके सामने एक और चीज फिर से मैं नोटिस करवा देता हूँ। ये साइडवेज हो रहा है फिर से, देख रहे हैं। और एक ब्लिप आना था, ये ब्लिप आया। ये ब्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर समय दिख रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। दो चीजें स्पीच इसने की है। ये मैं सब आवरली चार्ट पर आपको देख के बता रहा हूँ। डेली में कुछ और पोजीशंस अलग अलग बन जाएंगी, बट आवरली चार्ट में दो चीजें मैं देख के बता रहा हूँ। इसने अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि करीब करीब 14 लाख के आसपास बनती है, उसको एक बार इसने ब्रेक किया हुआ है। ये देख पा रहे होंगे आप। ये एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और ये 50 दिन की और 200 दिन की, दोनों को इस बार इसने ब्रेक किया है। अब ये टिपिकली जब तक इस पूरी रेंज को पार नहीं करता, जो मैंने रेड लाइन आपके सामने भी ड्रॉ की हुई है, अब आप देखिएगा, फिर मैं इसको जो है डिलीट कर दूंगा। अब जब तक ये पूरी रेड लाइन वाले हिस्से को पार नहीं करता तब तक बिटकॉइन स्ट्रगल करेगा अपने नए हाईस को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि सर दम खत्म हो गया। आप मेरे शब्दों पे बहुत गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहीं नहीं कह रहा हूं कि ये खराब है। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि इसके अंदर अभी भी काफी जान है, लेकिन नई जान दिखाने के लिए, एकदम से पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा ही सुस्ता रहा है। थोड़ा रेस्ट वाली पोजीशन में है ये। और ये रेस्ट वाली पोजीशन हमको यहीं से नोटिस हो रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार और ब्रेकआउट इसका आ गया। ये 40-50 हजार रुपए का आया। थोड़ा सुस्ता रहा है। खराब कहीं नहीं हुआ है, दम कहीं नहीं निकला। दम निकलने के लिए कम से कम 38% का रिट्रेसमेंट चाहिए। यानी कि अगर 14 लाख से आप 30% से 35% का रिट्रेसमेंट लाएंगे तब फर्स्ट साइन आएगा कि हाँ ये कहीं मंदी की चपेट में तो नहीं फंस रहा। तब आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मेरे को तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि कहीं कुछ खराब आपको बनता हुआ दिख रहा है। खैर, मेरे साथ दोनों मेहमान अब जुड़ रहे हैं, उन दोनों से पर चर्चा करते हैं, फिर अलग अलग पॉइंट्स के साथ बातचीत होगी। विक्रांत जुड़ रहे हैं जो हमको बताएंगे कुछ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें बात करेंगे। सचिन से बातचीत करेंगे हम टेक्निकली। विक्रांत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सचिन आपसे भी काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। काफी मिस कर रहे थे हम तो एक्चुअली आपको सचिन। ये जो आपने 12 लाख वाला जो पार हुआ था ना बिटकॉइन, आपको ध्यान है उससे चर्चा भी कर रहे थे कि 12 लाख पार होगा तो फिर आप देखना ये आपको झटके में पैसा दे के जाएगा। हम उस दिन ऑल्ट कॉइन्स को भी मिस कर रहे थे सचिन। हम विक्रांत हम आपके वो इजी वाले को भी मिस कर रहे थे। और कई आपने जो हमको ऑल्ट कॉइन्स पहले बताया, इथीरियम को हम बता रहे थे 46,000 हो गया। हम कब से हमने चर्चा शुरू की थी इथीरियम की? 32,000 से। सचिन आपको भी ध्यान होगा 32,000 से इथीरियम बात कर रहे थे। 46,000 का इथीरियम तो हम आज भी देखते हैं।
अपनी आंखों के सामने, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी हमने देखे। क्या बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सचिन, अब मैं 2 चीज़ों पे आ रहा हूँ, पहले मैं ज़रा आपके पास आ रहा हूँ। हमने ना बिटकॉइन में चार्ट ज़रा लगाया, हमको ना ऐसा लग रहा है बार-बार कि बिटकॉइन ना थोड़ा-सा साइडवेज़ होना चाह रहा है। थोड़ा हो भी यस, गया, होना भी चाह रहा था। ये हमको फर्स्ट साइन दिख रहे थे तब से, जब हमको ये 14 साढ़े 14 लाख के आस-पास पहुँचा था। मैं यूएसडीटी में नहीं देख रहा, मैं इसको सिर्फ आईएनआर में देख के बताना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा दर्शकों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या मैं इसका साइडवेज़ थोड़ा और डीप देखता हूँ? कल ना हमारे साथ कुछ शायद थे सचिन, तो हमने कहा था आप एक सौदा डाल के रखो, हमको पता नहीं आ जाएगा कि नहीं आएगा। वो था 13,62,000 का। आप ओके, बिलीव करोगे, 13,60,000 का ही लो बनाने के बाद ज़ुक करके ऊपर आया। ये आपके साथ आप चार्ट देख ही रहे होंगे, या आपको दिख ही यस, होगा। यस, दिख रहा है। दिख पाया, जिसमें आरएसआई ऑलमोस्ट 21 बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक कंफर्टेबल ज़ोन में आ गई थी हमारे अंडर में, वापस इसको ब्लिप मिल गया। तो ऐसे राइट। ब्लिप करता है, हमको लगता है 1-2 बार और मिल सकते हैं, इसके चांसेस हैं, अभी भी हैं। तो अभी बिटकॉइन को वेट एंड वॉच के लिए छोड़ दें क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी ना वेट एंड वॉच के लिए छोड़ देना चाहिए बिटकॉइन को। तो लास्ट टाइम भी जब हमने मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले बात की थी, तो मैंने इथेरियम के ऊपर काफी प्रकाश डाला था कि बेसिकली उसका इवेंट जो आने वाला है, उसमें वो बिटकॉइन का काफी सारा डोमिनेंस लेके चला जाएगा, और वही सीन हुआ है। तो ईटीएच जो इतना बड़ा है रिसेंटली, लाइक 32,000 से हम लोग बात करते 46,000 का हाई मारा। हालांकि आज जब बिटकॉइन करेक्ट हुआ, तो थोड़ा इथेरियम भी करेक्ट हुआ, लेकिन अगर आप लास्ट 4-5 दिन का एक्शन देखते हो, तो बिना एक भी रेड कैंडल बनाए हुए 4 आवर के ऊपर वो चढ़ते जा रहा था। तो उसका डेट अभी आ गया, December 1 को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो स्टार्ट होगा, और काफी सारे इथेरियम, जैसे कॉइन डीसीएक्स ने भी स्टेकिंग ऑफ इथेरियम का एक प्रोग्राम निकाला है। तो आप देख सकते हो कि अगर कोई एक एक्सचेंज इतना इन्वॉल्व हो रहा है कि December 1 को जो नेटवर्क खुद ही फर्स्ट को लेके आएगा, वो हमने पहले से, लाइक कॉइन डीसीएक्स ने पहले से ही रेडी करके रख दिया है। तो ये इवेंट काफी बड़ा होने वाला है। तो उसी वजह से ही इथेरियम का जो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, वो थोड़ा गिरा है, और उसी वजह से आपको साइडवेज का मूवमेंट देखने मिल रहा है अभी। तो आप जैसे बोल रहे कि वेट ऑन वॉच वाला है, आई 100% अग्री, ठीक है। इसको आप अभी तभी बाय कीजिएगा जब वो डॉलर में ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाए। आईएनआर में तो वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया है, लेकिन डॉलर में अब तक वो $200 $300 पीछे रह गया। तो जब वो डॉलर में एक बार बीटीसी हाई बना जाए, उसके बाद आप बाय कीजिए, या तो फिर वो वापस से $17,100 के आसपास, जैसे कि मॉर्निंग का जो रेंज था, वहां पर आप बाय की कोशिश कीजिए। अब भी आप इसमें कोई सौदा नहीं लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डन। अच्छा सर, मैं बिटकॉइन के तो चलो मैं आईएनआर में भी देख लेता हूँ एक बार, और डॉलर्स में भी आप कह रहे हैं कि वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो सही कह रहे हैं आप, 2000 का जो डॉलर्स का जो लेवल्स था वो वहां से छूट गया है। कोई बड़ी करेक्शन तो आपको नहीं दिख रही ना सचिन? ये बड़ी नहीं करेक्शन का मतलब है कि 1 लाख का, 1 लाख रुपए कम से कम, और अगर फिर और ज्यादा डीप हो गया तो फिर शायद 2 लाख तक भी बन जाए। हाँ, अभी तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग जो ट्रेंड है बिटकॉइन का, वो कभी भी जब एक बड़ा मूवमेंट मारता है, तो काफी लोग जो है वो लेवरेज ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये लेवरेज ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के लिए ऐसा शेकआउट आता है कभी ना कभी, अगर जब भी एक बड़ा मूवमेंट आया है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी लॉन्ग में काफी ज्यादा हो जाता है। और वो सीन में यही होता है कि जो एक बड़ा प्लेयर है, जिसको हम लोग यहाँ पर वेल बोलते हैं, या फिर हमारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक ऑपरेटर बोलते हैं, तो वो इसका फायदा उठा के वो लिक्विडेट कर जाता है, और तुरंत। नहीं तो आप देखोगे तो इतना शार्प रिकवरी इतना पॉसिबल नहीं है। 13,60,000 का लो मार के वापस से 14 लाख की तरफ आ गया, और बहुत ही काफी क्विक आया। अगर जिसने पहले सौदे लगा के रखेंगे, उनके ही ऑर्डर फिल हुए। जो बाद में बाय करने की सोच रहा है, वो अब तक सोच ही रहा है, राइट। तो वो हिसाब से अगर आप देखते तो ये शेकआउट है। अभी तक मुझे ऐसा कोई बड़ा ये साइन नहीं दिखता है कि यहाँ से हम लोग 2 लाख या 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का करेक्शन देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा तो यही है कि अगर आप नया पोजीशन बनाने की देख रहे हो, तो ऑल टाइम हाई का वेट कीजिए, या तो फिर सवेरे का जो लो बना था, उसी लो के आसपास नया ट्रेड लेने की सोचिएगा। ये लो क्या होगा? ये लो कौन से लो को आप मानते हैं? 12 लाख वालों को, जिससे कि एक तेज मोमेंटम आया था, या फिर आज का यस, ही यस, लो?
13.60 का मान रहे हैं आप। आज के लो के ऊपर आप फर्स्ट बैच ले सकते हो और जो प्रीवियस लो है उधर सेकंड बैच लेके आप बाद में स्टॉप लॉस वो लो के नीचे लगा सकते हो। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो दो हिस्से हैं, या तो हम नीचे आने की वेट करें या तो ऊपर जाने की वेट करें। ऊपर जाने की वेट में या तो अपना प्रीवियस हाई, ये जो पूरी रिदम आप देख पा रहे होंगे चार्ट पे अपने, मैं इसको एक काम करता हूँ सचिन के लिए, क्योंकि सचिन 4 आवर देखते हैं तो मैं 4 आवरली में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, आवरली हटा देता हूँ इसमें से। ये आप इसमें 4 आवरली चार्ट देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के अंदर। या तो अब ये रिदम पूरी पार कर जाए, जिसको हम कहते हैं कि 14,70,000 के ऊपर आ जाए, पहला पॉइंट। इसमें हमने एक प्रोजेक्शन भी डाली थी, प्रोजेक्शन करीब 15 लाख रुपए तक लेके आती है इसको। हम प्रोजेक्शन फिर डाल देंगे यहाँ पे जब ये 14,70,000 पार होगा। ये प्रोजेक्शन के हम एंगल डालते हैं 45 और हमारे सारे एंगल्स अचीव होते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रोजेक्शन डाला था तो हमारा टारगेट था कि 1450 आया। फिर हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन डाला, 45 डिग्री एंगल डाला, 15 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, 14,80,000 से घूम गया, सिर्फ 10,000 का फर्क रह गया हमारे टारगेट्स में। यहाँ से मोटा मोटी आप इसको समझ के चल सकते हैं। इसमें साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है कि आईएनआर में वो 2017 का जो हाई था वो पार कर चुका है, लेकिन अगर आप यूएस डॉलर्स में देखते हो तो वो $200 से रह गया। तो अभी होता क्या है कि जो 2 साल से इतना वेट कर रहे थे, जिन्होंने मतलब खाली बिना कुछ समझे सोचे हाई के आसपास बाय कर लिया 2017 में, वो अभी एग्जिट के लिए देख रहे हैं, राइट। तो अगर मैं एक मार्केट मेकर हूँ या फिर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट को, तो मैं ये चाहूंगा कि जब वो हाई क्रॉस करना है तो काफी लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर लगा रखे होंगे अपने सेल ऑर्डर, तो मैं वहीं पे एक पैनिक क्रिएट कर लूं, $400-500 का डंप कर दूं और बाकी सब जो लोग हैं जो डर जाएंगे कि चलो यार 2 साल मैंने वेट कर लिया, अभी थोड़ा सा नुकसान लेके मैं निकल जाऊंगा, तो वो एक मार्केट सेलिंग आ जाती है। तो वही मार्केट सेलिंग सीबीआई है। अभी होगा क्या कि वापस से जब हाई क्रॉस होगा तो यही लोग वापस से ऊपर बाय करने के लिए चांस देखेंगे और उनको डिप नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन मुझे लग रहा है। क्यों जस्ट मतलब 2 दिन पहले किसी सोचा भी नहीं ऑल टाइम हाई, जैसे कि आपने भी देखा कि 2 दिन पहले एक साइड विद एक्शन स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो फिर से ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई की तरफ आ गया। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल प्ले हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑल टाइम हाई होने के बाद जितने भी लोगों ने शॉर्ट ऑर्डर लगा रखे हैं वो शॉर्ट स्क्वीज होगा। और साथ ही साथ में एक मीडिया में एक नया जो ये होगा कि जो उन्होंने 2017 में कहानी बना दी थी कि बिटकॉइन डेड हो गया है, वो उनकी मतलब बेसिकली उनकी कहानी गलत हो जाएगी, वही तारीफ करने लग जाएंगे। तो बेसिकली सीन यही है कि ये थोड़ा अभी साइकोलॉजिकल पे है, क्योंकि अभी काफी प्राइस डिस्कवरी में आ चुका है, थोड़ा मीडिया अटेंशन भी हो रहा है। तो ये टाइम पे सिर्फ इतना देखना है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, नए ट्रेड्स, ठीक है, तो उनको ऐसे स्विंग लोस के पास लीजिए कि आप लॉन्ग कर ले और वहां का स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस लगा लो, तो ताकि आपका जो लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, डन। तो अब आपको 2 हिस्सों में काम करना है। ये बात बिल्कुल सचिन सही कह रहे हैं कि जिनका शॉर्ट्स है वही बाद में कवरिंग करने के लिए आते हैं। ये कोई नए आदमी नहीं होते हैं जिनके शॉर्ट्स होते हैं। एक्चुअली सौदा ऐसे ही चलता है, एक बायर और दूसरा सेलर है, सौदे तभी कंप्लीट होंगे ना जो शॉर्ट्स कर रहे हैं आखिरकार किसी न किसी रेट पे तो प्लस करेंगे ही करेंगे। अब आते हैं हम किस रेंज पे एंट्री कर रहे हैं। अब आप ये हमने 4 आवरली चार्ट इसके अंदर लगाई हुई है, या तो जब तक ये अपने नया हाई ना पार बना रहे, यानी कि 1470 ना पार हो जाए, 14,70,000 पार ना हो जाए, तब तक हम नहीं आएंगे इसके अंदर। दूसरी बात, आएंगे कहाँ पे हम, सौदों को बिड डाल के रखते हैं। मैं सचिन के ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ, सचिन के ही चार्ट को 4 आवरली को फॉलो करता हूँ। तो मेरे पास एक बड़ा बेस है 13,12,000, मेरे पास एक बड़ा बेस है करीब 12 लाख के आसपास का। अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे भी डाल देता हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देखेंगे आवरली चार्ट, तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि जिस बेस की हम बात कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही है थोड़ा बहुत। जैसे हमने पुराना बेस जब सचिन के साथ डिफाइन किया था वो 12,46,000 था, उसके बाद एक नया बेस बना हुआ है 12,72,000 रुपया, फिर हमारे पास एक जो कंफर्मेशन बेस है वो 13,30,000 है। यानी कि सारी बातें वहीं आके रुक रही है कि हमको 13 लाख के आसपास आके ये बात उम्मीद करके चले कि एक ट्रांच हमारे पास कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये 5 से 10,000 रुपए का फर्क हो सकता है, जैसे हमने पहले आपकी एक ट्रांच 13-20 के आसपास हो जाए, 13-10, 13-20 के आसपास एक ट्रांच आ जाए, सेकंड ट्रांच आपकी वो 12 से लेके 12,50 से लेके या 12 लाख के बीच की एक ट्रांच आपके पास और आ जाए और आप लेके बैठ जाओ बीटीसी को,
क्योंकि तब तक आपका क्या होगा कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, हम इसमें हमने फिबोनाची नहीं लगाई, अगर इसमें फिबोनाची भी लगाएंगे ना तो हमको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा उनको सपोर्ट कहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी थोड़ा जल्दी है फिबोनाची लगाना, इसलिए हमने लगाई नहीं। अभी हम ये मान रहे हैं, प्राइसिंग मान रहे हैं, बस ऑर्डर डाल के छुड़वा रहे हैं। हो सकता है ना भी मिले, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ना मिले। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बीटीसी अभी इतना गर्म है ना, ये सिर्फ आप हल्का सा ठंडा हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये सोने ना भी मिले। इसलिए हम फिबोनाची लगा के अपनी ट्रेड को, अपने दिमाग को फितूर नहीं डालना चाहते, तो इसलिए हमने फिबोनाची को अवॉइड किया। अभी हम सिर्फ ऑर्डर्स डाल के बैठते हैं। ठीक है, लकी होंगे तो मिल जाएगा, जैसे कल जो लकी थे 1360 लेके बैठ गए, आज झटके में 50,000 रुपए बना के बैठ गए। ठीक है सचिन। अच्छा विक्रांत, एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी है विक्रांत आपसे, ये जो इथीरियम है ये कुछ वैसा है क्या, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज? जब तक मार्केट में रूमर्स थे तब तक इथीरियम अच्छा चल रहा था, और जैसे ही कंफर्मेशन आ रही है, मनी जुटाने की बात आ रही है, कुछ और क्लैरिटी आ रही है इथीरियम के अंदर, तो सेल ऑन न्यूज हो गया। ये टिपिकली कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या इथीरियम के अंदर? सर ये जो आपने अभी एक एक इडियम बोला है ना, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, ये तो मैं कहूंगा कि 80% ऑल्ट कॉइन्स के साथ है। अच्छा। अगर आप जैसे कल के दिन भी देखेंगे, एक स्टेलर करके क्रिप्टो करेंसी है, वो इस हाँ। हफ्ते में 140% करीब बढ़ी हुई है। उसने बस एक न्यूज निकाली कि उसका एक प्रोटोकॉल अपग्रेड हो गया है। प्रोटोकॉल अपग्रेड में उसने बस 2 नए फीचर इंट्रोड्यूस करे हैं। स्पेल आउट कैसे करेंगे? XLM। ठीक है, ये इसको हम INR में देखें? सर USDT में देख लीजिए। यूएसडीटी में देखते हैं, चलिए ठीक है, आज 9% नीचे है। जी, पर उसने बस, हाँ ये आप देखेंगे यहाँ पे, उसने बस एक न्यूज निकाली कि उसका एक नया प्रोटोकॉल अपग्रेड हुआ है। प्रोटोकॉल अपग्रेड में वो 2 नए फीचर्स लाया है। बस ये न्यूज कि उसके 2 नए फीचर्स आ रहे हैं, उसने ही मतलब 4 दिन के अंदर अंदर इस करेंसी को इतना ज्यादा पंप कर दिया। तो ये जो आपने चीज बोली है कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, ये काफी हद तक ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के साथ बैठती है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है बिटकॉइन का, और एटलीस्ट बाकी ऑल्ट कॉइन्स के इतिहास में तो। पर इथेरियम को तो सर मैं कभी-कभी काफी हद तक इस श्रेणी के बाहर भी मानना चाहूंगा, क्योंकि इथेरियम अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी करेंसी है जो बहुत ज्यादा अडॉप्टेड है। उसके साथ साथ जितने बिजनेसेस, जितने नई क्रिप्टो करेंसीज इथेरियम की ब्लॉकचेन पे चल रही हैं, ऐसा कोई ब्लॉकचेन है ही नहीं जहां पे चल रही हो। तो इथेरियम का अडॉप्शन अपने आप में बेशक उस पे हो रहे नए अपग्रेड्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। अगर आप देखेंगे तब जैसे सचिन जी ने भी कहा था कि एकदम से न्यूज आ गई कि फाइनल हो गया कि भाई 1 दिसंबर को अब जो उसका बीकन चेन है वो लॉन्च हो रहा है, तो मार्केट में थोड़ी ठंडाहट आनी शुरू होगी कि हाँ अब तो चलो कंफर्मेशन हो गया। अब बीकन चेन के साथ साथ हम ये भी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें उसकी इथेरियम की जो फीस है वो बहुत कम हो जाएगी। कल ही के दिन उसमें उसकी फीस में एक और स्पाइक आ गया, जो कि उसके पुराने प्रोटोकॉल के हिसाब से आया है। तो उस वजह से मार्केट थोड़ा ऐसा हो गया कि ठीक है अभी हम वहां नहीं पहुंचे, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी भी हम जो इथेरियम का नया अपग्रेड और इथेरियम के फीचर्स के साथ जो वो लाने वाला है, अभी हम वहां पहुंचे नहीं है। और वो एक जो नई स्पाइक आई थी ना, वो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं सर, जो एटलीस्ट इथेरियम के प्राइसेस को ट्रिगर कर देते हैं। परंतु आज आप देखेंगे, आज तो काफी ज्यादा हद तक जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सारे एक टाइप का छोटा सा मार्केट करेक्शन ही आया हुआ है। जी, तो नहीं दिख ही रहा है विक्रांत, वो क्योंकि वो जो हम एक्चुअली में क्या है ना, बीटीसी हमारा सर्वाइवर भी है और बीटीसी हमारा कॉम्पिटिटर भी है। बीटीसी के चलते सही हमारे ऑल्ट कॉइन्स में दम रहता है, लिक्विडिटी आती है और सारे वो चलते हैं, और बीटीसी ही हमारा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि जब तक बीटीसी में लश ग्रीन ग्रास रहेगी ना, पूरा उसमें लाइमलाइट रहेगा, तब तक आपके ऑल्ट कॉइन पूरी तरह से ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। तो बस ये आपको इसी एक स्मार्ट सी एक लाइन है, इसको बस आपको समझना है कि बीटीसी को आप किंग मानो। इसलिए मैं पिछले 1 महीने से बार-बार सचिन से, आपसे, कुशाक से, रजा से, जितने भी एनालिस्ट हैं, अर्पित भी आए इनफैक्ट कल हमारे साथ, तो हमने सभी से ये बात रखी कि बीटीसी का पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शनेट कितना रखें। सभी ने कहा कि 60% से ज्यादा रखो। पहले मैं सोचता था ऐसा क्यों, सबसे हायर एसेट क्लास को आप 60% क्यों कह रहे हो, जबकि और सस्ती एसेट क्लास है आप उनको क्यों नहीं दे रहे जगह। तो मेरे को अब धीरे-धीरे वो पॉइंट समझ में आ रहा है कि यस, बिटकॉइन आपका एक इंडिकेटर है, आपको एक इंडिकेट करता है कि यस ये आपका कॉम्पिटिटर भी है और ये आपका ग्रोथ मूवमेंट, ये आपका ग्रोथ का इंजन भी है। बस आपको उसमें एक फाइन ट्यून रखना है।
कि वो कहाँ पे आके ढीला हो रहा है और कैसे ऑल्ट, जैसे फर्स्ट फेज में जैसे बिटकॉइन इस तरह का बड़ा मूव देने के बाद थोड़ा करेक्शन ले रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी करेक्शन है, लेकिन बिटकॉइन का जैसे ही बेस बनेगा, शायद हो सकता है ऑल्ट कॉइन का भी बेस वहीं पे बन जाए, तो ये भी मैं मान के चलता हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट विक्रांत आपसे इथेरियम के बारे में पता करना था। क्या यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स को अभी भी आ जाना चाहिए इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक मेगा इवेंट अब काफी हद तक डिस्क्लोज हो रहा है, वो एक्सपोज हो गए हैं या एक्सपोज हो गया, अब वो बात नहीं रही, एक इन्वेस्टर्स को अभी भी आ जाना चाहिए, या जो इवेंट बेस्ड थे उन लोगों को एक बार बाहर चले जाना चाहिए जो सिर्फ इवेंट प्ले करते हैं? सर मेरा ये मानना है कि इवेंट के जो जितने भी अपग्रेड्स हैं ना, वो अभी उसकी ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट हुए नहीं है। ओके, तो जो नए अपग्रेड्स आएंगे वो अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट डालना बाकी है, और मैं निसंदेह इस बात से कह सकता हूँ कि वो प्राइसेस पे भी जरूर इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। जी, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे जो ब्लॉकचेन, जो इथेरियम का ट्रांजैक्शन है, जो उसकी स्पीड है, जितना उसके दाम लगने हैं एक ट्रांजैक्शन करने में, वही चीजें बदलने वाली हैं। अभी हम स्केलेबिलिटी और जो ऊपर की ब्लॉकचेन के जो और सॉल्यूशंस हैं, जो इसमें शार्डेड चेन्स वगैरह हैं, उस पे तो अभी हम जा ही नहीं रहे हैं। हम बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं कि एक ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसकी स्पीड कितनी है और ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कितना है। तो उसी में एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज आने वाला है। तो निसंदेह उसके प्राइसेस पे तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये करेक्शन बिल्कुल मार्केट एक ऐसा देख सकता है कि इस तरह से देखे कि हाँ, मे बी एक दोबारा एक नया बाय टाइम है। ठीक है, नया बाय टाइम है, मैं बाय टाइम हाँ, भी आपसे मैं पता करूंगा, लेकिन मैं ना विक्रांत आपसे आज एक थोड़ी सी हेल्प और चाहता हूँ। हमने बहुत सारे क्वाइंस हमने नोटिस करके रखे हुए हैं, आप जरा गौर से सुनिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और याद आता है ना, तो आप हमको बताइएगा। ये ऑल्ट है, अलग अलग क्वाइंस है। हम एक हमारे पास CHR है, एक हमारे पास इजी है, एक हमारे पास EOS है, इथेरियम तो नो डाउट हमने रखा ही हुआ है, लिंक हमारे पास है, UNI हमारे पास है, रिपल हमारे पास है, जिसको हम नोटिस करते हैं। अब हम हमारे पास वाईफाई है हमारे पास। अभी तक हमने सिर्फ यही अपने पास रखा है। इसके अलावा कोई और ट्रेंडिंग कॉइन जो आपको लग रहा है कि हाँ ये ट्रेंडिंग कॉइन है, इवेंट बेस्ड है, न्यूज बेस्ड है, चार्ट बेस्ड है, वैल्यूएशन बेस्ड है, तो अगर आप कोई और कॉइन ऐड करना चाहते हो तो हम अपनी लिस्ट में, अपनी फेवरेट लिस्ट में उसको ऐड कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल। इस समय ना सर, दो कारण की वजह से मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मार्केट जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड कॉइन्स हैं उन पर थोड़ा ज्यादा नजर रखे, क्योंकि ये जो पूरा साल है वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के सेंट्रिक रहा है। जो कि जैसे आपने कुछ कॉइन्स बोले, यूनिलैंड या फिर वाईएफआई, हाँ, इवन ईओएस भी, ये सब सारे के सारे प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल्स पे बने हुए हैं। इथेरियम भी अब उसी प्रोटोकॉल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक ऐसा हो सकता है कि मार्केट का जो एक अटेंशन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टोकन्स जैसे कार्डानो या कॉस्मोस, इन पे भी, टोकन्स पे भी जरा नजर रखी जाए। इन टोकन्स के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, काफी ज्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑलरेडी है एडा आपके पास है? एटम तो हमारे पास है ऑलरेडी। एटम हमने पिछली बार शायद एक बार इससे पहले इस बारे में बात भी करी थी। हाँ, एटम भी हमारे पास है, BNB भी हमारे पास है, BNB भी हमारे पास है। जी सर, तो इसके साथ साथ आप एडा पे भी नजर रखें, कार्डानो पे, क्योंकि ADA, ठीक है, डन। तो इसको हम INR में देखें, USDT में देखें? सर USDT में देखिए, अभी USDT में देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमारे फेवरेट लिस्ट में डाल देते हैं, और इसके बारे में आप जरा मेरे को पहले बताइए, फिर मैं जरा इथेरियम की लेवल सचिन से पता करता हूँ एंट्री की वापस से। श्योर सर। सर तो वो ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं कि जिसमें मतलब जो वही प्रूफ ऑफ स्टेक सेंट्रिक टोकन्स हैं, इनका जो प्रोटोकॉल है वो प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल पे बना हुआ है। इस समय इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की इतनी ज्यादा हाइप होने के कारण प्रूफ ऑफ स्टेक एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके बारे में लोग और ज्यादा जानना चाह रहे हैं, और इसी के साथ साथ और ज्यादा बिजनेसेस इस प्रोटोकॉल पे खोलना चाह रहे हैं। तो एक अटेंशन सीकिंग ऐसी जरूर हो रही है जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक अपनी तरफ लेके जा रहा है। अब इथेरियम और ऐसे बाकी ऐसे ब्लॉकचेन्स है जिसमें स्लैशिंग पेनल्टीज होती हैं। स्लैशिंग पेनल्टीज से मतलब अगर आप उस ब्लॉकचेन पे वैलिडेटर बनते हैं, तो अगर आप अपना एक तरह से मान लीजिए अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा रहे हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, आसान भाषा में। कार्डानो एक ऐसा टोकन है जिसमें स्लैशिंग पेनल्टीज नहीं होती।
तो वैलिडेटर्स और जितने भी लोग प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं बिजनेसेस बनाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे प्रोटोकॉल्स की तरफ भी जाते हैं जहां पे उन्हें फाइन ना देना पड़े। और अगर इस बीच में जैसे स्टेलर के साथ हुआ, कोई भी ऐसा अपग्रेड आता है इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल के ऊपर, वो प्राइस में अच्छा सा ट्रिगर ला सकता है। और ये टाइम ऐसा है जब फाउंडेशंस भी, जो कंपनीज भी हैं, वो इस टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं कि जहां उन्हें दिखा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो हल्की सी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, वहां उस मौके का फायदा उठाएं बाकी के ऑल्ट। ठीक है, अच्छा मैं इसी आडा का आपसे एक बात करना चाह रहा था। मैंने इसमें ना फिबोनाची भी लगाई है और लेवल्स भी लगा दिए हैं। एक्चुअली हमारे बड़े काम के होते हैं, क्योंकि जब भी फॉल आ रहा होता है हमको बेस पता लगता है। 61% रिट्रेसमेंट की इंपॉर्टेंस है और वहां पे आके मेरी एक एवरेज भी है, और मैं भाव आपको बता देता हूँ, 13 संतोषी के आसपास है, अभी भी उसी संतोषी के आसपास चल रहा है। तो क्या मैं इसको इसी लेवल पे एंट्री कर दूं एक बार? मेरे को लग रहा है कि 61% ऑफ द रिट्रेसमेंट अपने हाई से मिल जाना ये सफिशिएंट है, कम नहीं है। आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं एंट्री करने के लिए, तो क्या मैं इसके अंदर एंट्री कर सकता हूं आडा के अंदर? जी सर, मेरे ख्याल से तो ये अच्छा, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं, मतलब चाहूंगा कि थोड़ा आधा दिन और रुकें और प्राइस में थोड़ा मूवमेंट्स आप करके। पर जैसा कि आपने कहा 61% के रिट्रेसमेंट पे पहुंचा हुआ है, तो वो भी एक सफिशिएंट अच्छा प्राइस है आपको एक मतलब थोड़े शॉर्ट टर्म पे मतलब एक प्रॉफिट देने के लिए। ठीक है, डन। सचिन, दो चीजें आप जरा चेक करना, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पे मैंने बाकायदा आडा का एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। एक तो मेरे को इसमें दो चीज इंटरेस्टिंग दिखी। पहला है तो इसकी एक तो आरएसआई थोड़ी सस्ती है, अपने को अच्छे रेट पे आ रही है। दूसरा, वॉल्यूम में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आ रही वॉल्यूम का, यानी कि लिक्विडिटी फ्लो इसके अंदर अवेलेबल आइदर साइड, बोले वो गिर रहा है चल रहा है, बट लिक्विडिटी सक आउट नहीं हो रही, सिंक आउट नहीं हो रहा है ना। एक तो ये चीज है। दूसरा, रिट्रेसमेंट हमने फिबोनाची लगाई है इसके अच्छे मूवमेंट के बाद, और हमें लग रहा है कि 61% के रिट्रेसमेंट पे हमको एंट्री कर जानी चाहिए 13 संतोषी पे। आप इसको अलाउ करेंगे या फिर थोड़ा और नीचे देखना चाहते हो, करीब 12 संतोषी, जहाँ पे आके 78% रिट्रेस कर जाएगा? मैं यहाँ पर चाहूंगा थोड़ा टाइम रुकने के लिए, क्योंकि एक तो ये फंडा टेक्निकल्स तो पूरे एकदम आपने सही बता दिए कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सपोर्ट ले लिया, 61.8 रिट्रेसमेंट पे भी वो सपोर्ट ले रहा है। लेकिन पिक्चर ये है कि अभी आज ही बीटीसी ने एक अच्छा करेक्शन दिया है और उसका इमीडिएट रिएक्शन हमने देख लिया है, लेकिन उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा वो आज पूरे दिन दिखेगा लोग का लिक्विडिटी, क्योंकि ये 24 घंटे की मार्केट है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक मार्केट देखा नहीं है, वो सोए हुए हैं। तो जब शाम को उठेंगे और देखेंगे मार्केट को, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट वीक है, तो शायद से वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट करके बाहर जाना चालू हो जाएंगे। तो मेरा तो ये रहेगा कि एटलीस्ट अगर आज आप कल सवेरे तक रुक जाते हो, अगर आपको और अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और रात को भी ले लेते हो 9-10 बजे के आसपास पोजीशन, तो वो इसमें आपके टेक्निकल्स के साथ एक टाइम फैक्टर भी जो है वो कंसीडर होके एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सचिन, फिर एक काम करते हैं, सौदा डाल के छोड़ देते हैं। हाँ, सौदा डाल के सौदा डाल के ट्रिगर डाल के छोड़ देते हैं। 11 संतोषी का भी 13 चल रहा है, आना होगा तो आ जाएगा, हमारे 70-80% रिट्रेसमेंट में हमको मिल जाएगा। इससे सस्ता क्या लेंगे हम फिर? यस, उतना सौदा डाल के रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ये हमेशा मैं जो भी व्यूअर्स है सबको यही बताता हूँ कि ये 24 आवर मार्केट है, तो आपको थोड़ा एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मार्केट ओपनिंग टाइम है, जैसे चाइना का सवेरे हो जाता है 5, 5:30, 6, 7 बजे के आसपास, यूएस का शाम को 6, 7 बजे के आसपास हो जाता है। उस टाइम पे काफी आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा देखने के लिए। तो उसके बाद अगर आप अपनी पोजीशन बनाए तो इट्स लाइक गुड। ये कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम बॉटम ही पकड़ ले, थोड़ा ऊपर जाके अगर रिवर्स लेके भी अगर आपने एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो वो फायदेमंद ही है, rather than हम बॉटम ढूंढे। ठीक है, वो कंफर्मेशन आप कह रहे हैं कि कंफर्मेशन एक बार आ जाए, बजाय दौर में महंगा मिले, पर वो कंफर्मेशन ऑफ लेवल्स होना चाहिए। अच्छा सचिन, एक इथेरियम के एंट्री के लेवल है, जैसे विक्रांत भी कह रहे हैं कि ठीक है कॉइन अच्छा है, इवेंट है, सेल एंड ड्रीमर हो रहा है, ठीक है सब कुछ है। एक एंट्री का लेवल मैं ढूंढ रहा हूँ इथेरियम के अंदर वापस से। क्या मैं एंट्री लेवल का एक सौदा 39,000 डाल के रखूं, 39,000 के स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर? एक मेरे पास बेस है एक्चुअली यहाँ पे, मैं इसलिए डालना चाहता हूँ। राइट। आप कह भी रहे हैं कि अभी बीटीसी का थोड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट शायद थोड़ा और ऑल्ट कॉइन्स पे भी आया, उसमें इथेरियम पूरी तरह से एब्जॉर्ब तो कर लेता है, बट फिर भी ये भी थोड़ा बहुत झटका तो देगा। तो 39 का डाल के छोड़ दूं सौदा, देख लेंगे आ जाएगा, नहीं तो फिर देखते फिर। हाँ, मैं अगर होता तो, अगर मैं आईएनआर में ट्रेड करता तो मैं जरूर 37 से लेके 40
1000 के बीच में ऑर्डर लगा के रख देता, क्योंकि अभी जैसे कि एक सीन ये है कि एक तो इथेरियम का इवेंट आ गया, वो इवेंट चला जाएगा, लेकिन मार्केट उतनी ही गर्म है। एंड बीइंग अ सेकंड नंबर क्रिप्टो करेंसी, ऑल्ट कॉइन तो नंबर 1 वही है, लेकिन सेकंड नंबर क्रिप्टो करेंसी आफ्टर बिटकॉइन, अगर तेजी बनी रहती है मार्केट में तो इथेरियम भी इसके साथ साथ ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, डन। तो आप एक काम करो, मेरे पास 2 लेवल इंपॉर्टेंट आ गए हैं, 38,000 से लेकर और एक 39,000 के बीच बीच में अपना कहीं भी ट्रेड डाल के रखो। वजह मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। 39 से हमारा बेस फॉर्मेशन होगा, ये एक्चुअली एक बेस बना हुआ पुराना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बड़ी अच्छी कैंडल्स बनी थी और इस कैंडल्स ने इसको एक अच्छा मोमेंटम दिया था। हम वापस उसी जगह पर आ रहे हैं 39,000, जहाँ पे हमारा बेस फॉर्मेशन है और एक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है जो कि 38,000 का है। 1000 रुपए के बीच में, इसी 1000 में 39 से लेकर 38 के बीच में सौदे डाल के छोड़ देने चाहिए। आ जाएगा, नहीं तो फिर तब की तब देखी जाएगी, नहीं तो फिर देखते हैं इथेरियम में क्या होता है। ठीक है विक्रांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को ऐसा लग रहा है 38-39,000 इज बेस्ट वे कि जहाँ पे आपको मिल जाएगा। सचिन ओके है ना? 38-39 यस वेरी गुड, देखते हैं 100% लेगा इसके अंदर, आई थिंक सो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज फिर से हमने इस सौदे को आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के भी शो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार, कल मुलाकात होगी आपसे।